क्या उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनावों की बिसात बीत चुकी है? क्या होंगे 2027 के चुनावी मुद्दे? यूसीसी और कठोर भूकानून का हल्ला भाजपा को फायदा देगा या भाजपा कांग्रेस की लड़ाई में तीसरे मोर्चे के पास रोटी उड़ा ले जाने का मौका होगा? क्या है ये तीसरा मोर्चा और रजत जयंती वर्ष में किसे मिली चांदी और किसे मिला सोना? नमस्कार, मेरा नाम है मंजुल और पॉलिटिकल हुल्लड़ के आज के एपिसोड में पढ़ते हैं उत्तराखंड की राजनीति के भविष्य का पतड़ा। हमारे यहाँ नए साल में भविष्यवाणी बताने और जानने की रवायत रही है, सो हम भी पॉलिटिकल हुल्लड़ के इस साल के पहले एपिसोड में बताते हैं उत्तराखंड का चुनावी भविष्य। ये भविष्य न नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से है और न ही चंद्रमा या सूर्य की गति के हिसाब से। हम बात तथ्य आधारित करते हैं, सो आज का एपिसोड 2025 के उन महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित है जो 2027 का चुनावी मूड दिखा रही हैं। तो सबसे पहले तो हम मीडिया पर ही बात कर लेते हैं। 2025 के साल के आंकड़े दिखाते हैं कि सरकार का विज्ञापन खर्च अब पारंपरिक मीडिया हाउस से शिफ्ट होकर सोशल मीडिया मैनेजमेंट पर हो गया है। भारत के अंदर केंद्र और राज्य सरकारों का विज्ञापन खर्च का करीब 30 से 40% अब सोशल मीडिया मैनेजमेंट पर है। जैसे उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 में है, लेकिन 2025 में ही बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल सामने आए हैं। आने भी चाहिए, सभी को अभिव्यक्ति की आजादी है और सरकार की नीतियों के साथ चलें तो फायदेमंद भी है। जहां मुख्य पार्टियां टीवी चैनल्स और अखबारों को मैनेज करने में लगी हैं, वहां सोशल मीडिया में देखें तो यूकेडी या बेरोजगार संघ जैसे मोर्चे बाजी मारते दिखते हैं और तीसरा मोर्चा जैसे शब्द सुनाई देते हैं। अब तीसरे मोर्चे की बात आ ही गई है, तो इसे भी पूरा कर लेते हैं। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 2027 के चुनाव से पहले उत्तराखंड में उसी पॉलिटिकल वैक्यूम को महसूस किया जा सकता है जिसे 2017 से महसूस किया जा रहा है। ये पॉलिटिकल वैक्यूम क्या चीज है, उसे इस तरह समझिए कि आज उत्तराखंड विधानसभा में मौजूद 70 विधायकों में मुख्य विपक्षी पार्टी के अधिकांश विधायक वो हैं जो अगर बिना पार्टी सिंबल के भी खड़े होते तो भी विधानसभा चुनाव जीत जाते। जबकि सत्ता में बैठी भाजपा के विधायकों में आपको ऐसा नाम ढूंढना मुश्किल हो जाएगा जो अपने दम पर चुनाव जीत पाए। इसे बिल्कुल आसान भाषा में कहा जाए तो भाजपा में प्रत्याशी को पार्टी की वजह से वोट पड़ते हैं और कांग्रेस में प्रत्याशी को व्यक्तिगत छवि के आधार पर। अगर आप राज्य में हुए पिछले 10 सालों के चुनाव का अध्ययन करेंगे तो आपको बड़े साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि टिकट बंटवारे से लेकर बूथ लेवल मैनेजमेंट तक भाजपा आपको एक मजबूत संगठित पार्टी की तरह नजर आती है, जबकि कांग्रेस में हर स्तर पर बिखराव नजर आता है। लेकिन पूर्ण बहुमत के बावजूद दिल्ली के मजबूत कसाव में चलने वाली हमारी राज्य सरकार की स्थिति कैसी होती है, उसे भी समझिए। पूरा 2025 कैबिनेट विस्तार की खबरों के साथ गुजर गया, लेकिन कैबिनेट विस्तार के बजाय कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या कम हो गई। यानी हमारी चुनी हुई राज्य सरकार बिना दिल्ली की परमिशन के अपना कैबिनेट विस्तार करने तक में सक्षम नहीं है। ऐसे में यह तीसरे मोर्चे की हवा भरना बहुत आसान हो जाता है। तीसरे मोर्चे की यह हवा लगातार कांग्रेस का गेम बिगाड़ देती है, इसलिए यूकेडी और उससे अलग हुई पार्टियों के सिवा अन्य सभी दलों को भाजपा की बी टीम होने का आरोप झेलना पड़ता है। आप यूकेडी की स्थिति ऊपर दिए वीडियो के लिंक में जाकर बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। फिलहाल यहाँ भू कानून के मुद्दे से समझते हैं कि आज जिसे तीसरा मोर्चा बताया जा रहा है, उसे भाजपा की बी टीम क्यों कहा जाता है। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस राज्य के भू कानून में बदलाव कर रही सही कसर पूरी की और जमीन की खुली लूट के आमंत्रण पर मुहर लगा दी थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद कुछ लोग आए और भू कानून के नाम पर आंदोलन किया। नई भाजपा सरकार ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के भू कानून को वापस ले लिया और आंदोलन करने वाले भी छुट्टी पर चले गए। अगले चुनाव में भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में कठोर भू कानून का दावा किया, सरकार बनी और फिर कुछ लोगों ने आकर भू कानून पर आंदोलन किया, जिसके बाद सरकार ने बड़े शातिर तरीके से एक कथित कठोर भू कानून यूसीसी की आड़ के साथ पास करा दिया और आंदोलन करने वाले फिर गायब हो गए। वे न तो भू कानून पर बोले और न यूसीसी पर। सोचिए, हमारे राज्य में उस यूसीसी के खिलाफ कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ जिसने हमारे उत्तराखंड को लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देने वाला पहला राज्य बना दिया। यूसीसी और भू कानून का प्रचार प्रसार मुस्लिमों पर नकेल करने वाले कानूनों के तौर पर किया जा रहा है, लेकिन इसके खिलाफ आंदोलन करने वाला कोई नहीं है। क्या यूसीसी और भू कानून वाकई उत्तराखंड की जनता के हित के कानून हैं? तो इस पर हमने एक वरिष्ठ अधिवक्ता एसएस नेगी के साथ लंबे पॉडकास्ट किए हैं, जिसे आप ऊपर दिए गए लिंक में जाकर देख सकते हैं। वैसे डेमोग्राफी चेंज और लैंड जिहाद की जिस सीढ़ी को चढ़कर भाजपा 2027 का विधानसभा चुनाव फतेह करना चाह रही है, उसमें उसके सामने सबसे बड़ी मुसीबत है पहाड़ी बनाम मैदानी की राजनीति। जहां उम्मीद थी कि उत्तराखंड की विधानसभा के भीतर से चुने हुए प्रतिनिधियों की आवाज शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर होगी, वहां हमें विधानसभा के भीतर से इस बरस पहाड़ी बनाम मैदानी की गूंज ज्यादा सुनाई दी।
उत्तराखंड के भीतर शुरू हुए इस पहाड़ी बनाम मैदानी के मुद्दे की गंभीरता इससे समझिए कि इस मुद्दे पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा है। पिछले साल के नगरीय और पंचायती चुनाव के परिणाम साफ तौर पर दिखाते हैं कि नगर और कस्बे भाजपा के गढ़ हैं, तो ग्रामीण आबादी में भाजपा के प्रति साफ साफ असंतोष है। पिछले साल पहाड़ी बनाम मैदानी की जिस तरह की राजनीति को उत्तराखंड में प्रमोट किया गया, वो डगर वहीं जाकर मिलती है जिसमें डेमोग्राफी चेंज और लैंड जिहाद के मुद्दे हैं। इसलिए इस तरह की राजनीति से सबसे बड़ा खतरा भाजपा को है। 2027 के चुनाव में भले मैदानी सीटों पर तीसरे मोर्चे के नेताओं की कोई संभावना नजर नहीं आती, लेकिन पहाड़ में उनके लिए एक उर्वर राजनीतिक जमीन तैयार होती साफ देखी जा सकती है। सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति के जहर के सिवा 2025 में उत्तराखंड को आपदा के जहर ने भी खूब डसा है। सरकारी कागजों में ये आपदाएं प्राकृतिक आपदा के तौर पर दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन अब इस पर प्रश्न किया जाना चाहिए कि क्या ये आपदाएं वाकई प्राकृतिक हैं। एक उदाहरण से समझिए, सरकार जिस चारधाम में रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक आने की पीपरी बजा रही है, उसी चारधाम जाने वाली सड़क से जुड़ा तथ्य यह है कि 800 किलोमीटर की इस सड़क के साथ 811 भूस्खलनों की पहचान भी की गई है, जो मुख्य रूप से निर्माण के दौरान गलत तकनीक से पहाड़ काटने के कारण बने हैं। जोशीमठ और धराली जैसे अनुत्तरित प्रश्न भी ये साल हमारे लिए छोड़ गया है। पूरी दुनिया जिस जलवायु परिवर्तन पर बातचीत कर रही है, उत्तराखंड समेत पूरे हिमालय के लोग उसे झेल रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड सरकार की किसी नीति में आपको इस ओर बढ़ता कदम नहीं दिखेगा। बीता साल सबसे ज्यादा मानव वन्यजीव संघर्ष वाला साल रहा है। इस ओर भी सरकार का सिवाय मुआवजा बढ़ाने के कोई ठोस कदम उठता नहीं दिखता है। वैसे आर्थिक तौर पर आप देखेंगे तो कागजों में उत्तराखंड मजबूत होता हुआ दिखेगा, लेकिन इसका बारीकी से अध्ययन किया जाए तो पहाड़ और मैदान के जिलों के बीच आर्थिक खाई बढ़ी हुई ही नजर आएगी। जिस प्रति व्यक्ति आय को 25 सालों में 17 गुना बढ़ाया हुआ बताया जा रहा है, उसमें मूल निवासियों के हिस्से की आय कितनी है? आज भी पर्वतीय जिलों की प्रति व्यक्ति आय 3 मैदानी जिलों की तुलना में उनसे आधी या उससे कम ही है। अगर आप रोजगार की बात करेंगे तो सरकार स्वरोजगार पर जोर देती हुई ज्यादा दिखती है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा साफ मॉडल इस साल भी नहीं दिखा जो ये बताए कि स्वरोजगार का रोडमैप क्या है। राज्य में कुल बेरोजगारों में से 80% से ज्यादा 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के लोग हैं, लेकिन इस पर कोई ठोस रणनीति नजर नहीं आती। हाँ, महिला स्वयं सहायता समूह ने जरूर राज्य भर में एक किस्म से रोजगार की आड़ दी है, लेकिन रोजगार का ये मॉडल कितना मजबूत होगा कहना मुश्किल है। स्वास्थ्य पर इस साल चौखुटिया जैसा बड़ा आंदोलन हो चुका है और जर्जर होते सरकारी स्कूलों की तस्वीरें इस साल भी आम रही। स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर पहाड़ में चमकती बिल्डिंगों की संख्या इस साल भी बढ़ी हुई दिखती है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर अब भी सब कुछ ठन ठन गोपाली है। कुल मिलाकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के ये तीन मुद्दे 2025 के साल में भी जस के तसी रहे, लेकिन इसके बावजूद 2027 के चुनाव की तैयारी इन तीन मुद्दों को छोड़ डेमोग्राफिक चेंज और पहाड़ी बनाम मैदानी जैसे मुद्दों पर लड़ने की तैयारी है।